नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 271 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से हॉकी का संबंध इंडिया के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है बेसबॉल का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा हॉकी से आपका इंडिया किस प्रकार से लिखा हुआ है, हॉकी से इंडिया आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा बेसबॉल से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हॉकी जो है इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी क्या है? इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। उसी प्रकार से बेसबॉल जो है वो आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका अमेरिका भरा जाएगा। अमेरिका आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 256 का संबंध 290 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 961 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो एकदम आसानी के साथ इस वाले प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 256 से आपका 290 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 256 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 290 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 961 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 256 को, तो 256 जो है ये आपका 16 का स्क्वायर होता है और 290 को देखिएगा तो 290 जो है ये आपका 17 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 16 का स्क्वायर है तो अगला आपका प्लस 1 करके 17 का स्क्वायर कर दिया गया है और उसमें भी प्लस 1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 961 को देखिएगा तो 961 जो है ये आपका 31 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिएगा प्लस 1 कर दिया गया है तो आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। 31 प्लस 1 जो है वो आपका 32 होता है, यानी कि अगला जो है वो आपका 32 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए फिर से प्लस 1 तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 32 का जो स्क्वायर है वो आपका 1024 बनता है। 1024 प्लस 1 करने पर आपका 1025 हो जाएगा। 1025 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1025 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में
लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ए वाला लाइन से, तो देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 98 है, 100 है और क्वेश्चन मार्क है। और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 11, 2 और 4 से आपका 98 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3, 6 और 5 से 100 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 8, 9 और 1 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये तीनों संख्या से 98 लाना है। अगर सबसे पहले ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करके देखते हैं तो देखिएगा 11 गुना 2 आपका 22 होता है और 22 गुना 4 जो है ये आपका 88 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका 98 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 88 में 10 ऊपर से जोड़ते हैं तो ये आपका 98 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो देखिएगा 3 गुना 6 आपका 18 होता है, 18 गुना 5 आपका 90 होता है और यहाँ पर प्लस 10 किए थे तो यहाँ पर भी प्लस 10 करेंगे। 90 प्लस 10 जो है वो आपका 100 होता है। देखिए 100 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे और गुना करने के बाद 10 ऊपर से जोड़ देंगे। देखिएगा तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 8 गुना 9 जो है ये आपका 72 होता है और 72 गुना 1 जो है वो आपका 72 ही रहेगा और 72 प्लस 10 जब हम लोग करेंगे तो ये आपका 82 बनेगा। 82 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 82 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में राम को 160 तथा सन को 270 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा राम से आपका 160 किस प्रकार से लिखा हुआ है, सन से आपका 270 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा बस से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा राम को, तो राम जो है ये आपका RAM से मिलकर बनता है। अगर सबसे पहले हम लोग राम के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो देखिए R जो है ये आपका 18वें नंबर पर होता है, A आपका पहले नंबर पर और M जो है ये आपका 13वें पर। सभी को आपस में जोड़ कर देखिएगा तो 18 प्लस 1 आपका 19 होता है और 19 प्लस 13 जो है ये आपका देखिएगा तो 32 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 160 लिखा हुआ है,
32 से हम लोग 160 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 32 में 5 से गुना कर देते हैं, 32 गुना 5 करते हैं तो ये आपका 160 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका सन है, सन जो है ये आपका SUN से मिलकर बनता है। सन के भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो एस जो है ये आपके ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, यू आपका 21वें पर और एन आपका 14वें पर। सभी को आपस में जोड़ कर देखिएगा तो 19 + 21 आपका 40 होता है, 40 + 14 आपका 54 होता है। और यहाँ पर देखिएगा सभी को आपस में जोड़ने के बाद 5 से गुना भी किए थे, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। 54 गुना 5 जो है ये आपका 270 बनता है। ध्यान से देखिए 270 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका बस है, बस जो है ये आपका BUS से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका B है, B आपका दूसरे नंबर पर होता है। उसके बाद आपका U है, U आपका 21वें नंबर पर होता है। उसके बाद S है, S आपका 19वें नंबर पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 2 + 21 आपका 23 होता है और 23 + 19 जो है ये आपका 42 हो जाएगा। और जब हम लोग 42 में 5 से गुना करेंगे तो 42 गुना 5 जो है वो आपका 210 बनता है। 210 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस का जो कोड बनेगा वो आपका 210 बनेगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 3 दिया हुआ है, 3 के आगे आपका 7 दिया गया है, 7 के आगे आपका 16 है, 16 के आगे आपका 32 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो 2 से आपका 3 है, +1 का अंतर है, 3 से आपका 7 है, +4 का अंतर है, 7 से आपका देखिएगा तो 16 है, +9 का अंतर है, 16 से आपका 32 है, यहाँ पर आपका +16 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 1 जो है 1 का स्क्वायर बनता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर बनता है, 9 जो है ये आपका 3 का स्क्वायर बनता है, 16 ये आपका देखिएगा तो 4 का स्क्वायर बनेगा, 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो अगला आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है +25 का हो जाएगा। 32 + 25 आपका कितना होता है, 32 + 25 जो है वो आपका 57 होता है। 57 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 57 भरा जाएगा। क्लियर है,
सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मछली, पानी और हवा का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मछली, पानी और हवा में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मछली जो है वो पानी में रहता है, मछली जो है वो पानी में रहता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पानी के लिए एक गोला बना लेंगे। पानी के अंदर जो है वो आपका मछली हो जाएगा। और हवा जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि हवा को हम लोग ये दोनों से अलग कर देंगे, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी अंगूर हरे हैं। सभी अंगूर क्या है, हरे हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, सभी अंगूर हरे हैं, यानी कि हरे के अंदर जो है वो आपका अंगूर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग हरे के लिए एक आरेख बनाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका हरा के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर हरा भी लिख लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। और हरे के अंदर जो है वो आपके अंगूर हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका अंगूर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर अंगूर भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कुछ हरे सख्त है। कुछ हरे क्या है, सख्त है, यानी कि सख्त के लिए जो आरेख बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। कुछ हरे क्या है, सख्त है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सख्त के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ हरे अंगूर है। ध्यान से देखिएगा तो हरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया हुआ है और अंगूर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। हरे के अंदर ही आपका अंगूर दिया हुआ है, यानी कि कुछ हरे आपके अंगूर हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपका सही निकलता है। आगे पढ़िएगा। अगला निष्कर्ष को देखिएगा। निष्कर्ष 2 आपको कह रहा है कुछ सख्त अंगूर है। ध्यान से देखिएगा तो अंगूर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और सख्त के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि कोई अंगूर आपका सख्त नहीं बनता है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कोई अंगूर सख्त नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो अंगूर आपका यहाँ पर है और सख्त आपका यहाँ पर है, कोई अंगूर सख्त नहीं है। ये जो निष्कर्ष है ये आपका ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। कुछ अंगूर जो है वो आपके सख्त भी हो सकते हैं, इसलिए कि देखिए अंगूर आपका जो है वो हरा के अंदर है और कुछ हरे क्या है आपके सख्त है, यानी कि कुछ अंगूर भी आपके सख्त हो सकते हैं लेकिन सख्त आपका अंगूर नहीं हो सकता, यानी कि निष्कर्ष 2 आपका गलत बनता है और निष्कर्ष 3 भी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। कोई अंगूर सख्त नहीं है, ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कुछ अंगूर आपका सख्त हो सकते हैं लेकिन कोई सख्त आपका अंगूर नहीं बन सकता है। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 1 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है,
तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा केवल निष्कर्ष एक सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों जब भी आपको दर्पण छवि चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया हुआ है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति उलटकर आपका बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका ए वाला खंड इस प्रकार से दिया गया है, ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो आकृति आपका इस साइड दिया गया है ये आपके उलटने के बाद अब इस साइड हो जाएंगे और इधर जो आपका इस प्रकार का आकृति दिया गया है ये आपका उलटने के बाद देखिएगा तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा और ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही उत्तर आकृति आपका जो है सही दर्पण छवि जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, मंगल और बुध का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्द में जो है सबसे पहले शब्द आपके बुध हो जाएंगे, यानी कि 5 नंबर। बुध के बाद आपका कौन सा ग्रह है, बुध के बाद आपका शुक्र ग्रह है, यानी कि 3 नंबर। शुक्र के बाद आपका पृथ्वी होता है, यानी कि 1 नंबर। पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है, यानी कि 4 नंबर। और मंगल के बाद आपका बृहस्पति होता है, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 5 3 1 4 2 दिया गया है। 5 3 1 4 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सभी में आपके कुछ इस प्रकार के आकृति बनते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति में त्रिभुज को देखिएगा तो इस वाले आकृति में आपका 3 त्रिभुज बनता है। देखिए एक तो आपका ए बनेगा, दूसरा आपका ए बनेगा और तीसरा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि बड़े वाले भी एक बनते हैं। यानी कि ऐसे आकृति में आपका 3 त्रिभुज बनता है। ध्यान से देखिएगा तो इसी प्रकार के आकृति आपका यहाँ पर एक दिया गया है, यानी कि इसमें भी आपका 3 त्रिभुज बनेगा। एक आपका यहाँ पर भी उसी प्रकार का आकृति दिया गया है, यानी कि 3 आपके इसमें भी बनेंगे उसी प्रकार का। एक आपका यहाँ पर आकृति है, यानी कि 3 आपके इसमें भी हो जाएंगे और उसी प्रकार के आपका यहाँ पर भी एक आकृति है, यानी कि 3 आपके इसमें भी हो जाएंगे। और देखिएगा तो उसी प्रकार का आपका एक यहाँ पर भी आकृति बनता है, यानी कि 3 आपके इसमें भी हो जाएंगे और एक आकृति आपका यहाँ पर भी बनता है उसी प्रकार का, बस इसको घुमा दिया गया, यानी कि 3 आपके इसमें भी हो जाएंगे। सभी को काउंटिंग कीजिएगा तो 3 + 3 आपका 6, 6 + 3 आपका 9, 9 + 3 आपका 12,
12 प्लस 3 आपका 15 और 15 प्लस 3 आपका 18 बनता है। यानी कि इस वाले आकृति में टोटल 18 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए का भाई बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है? ए है, भाई है, मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है। यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे? बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी की पुत्री बी है। सी की पुत्री कौन है? बी है। पुत्री है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि सी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? बी को रखेंगे। सी से नीचे आपका बी हो जाएगा। क्या रिश्ता है? पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए के पिता डी है। ए के पिता कौन है? डी है। पिता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि ए से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान से देखिएगा। तो सी और डी आपका यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए और बी जो है दोनों भाई है और ए के पिता डी है। ए के पिता कौन है? डी है। और बी जो है सी की पुत्री है, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है सी और डी का रिश्ता बनता है वो आपका पत्नी का रिश्ता बनता है। तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए डी का पिता कौन है? ए का पिता कौन है? डी है। और बी जो है सी की पुत्री है, यानी कि सी का जो डी से संबंध है वो पत्नी का संबंध है। पत्नी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है। पश्चिम को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है। उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है। पश्चिम दिशा आपका कौन सा है? पश्चिम दिशा जो है वो आपका ए वाला दिशा, यानी कि विमान पहले ए वाला दिशा में कितना उड़ता है? 100 किलोमीटर तक उड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। देखिएगा तो दक्षिण दिशा आपका ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में विमान जो है 150 किलोमीटर तक उड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है। देखिए पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा, यानी कि फिर यह ए वाला दिशा में मुड़ता है और कितना उड़ता है? 300 किलोमीटर तक उड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ये आपका 300 किलोमीटर है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। देखिए जब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में विमान जो है फिर से 150 किलोमीटर उड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है
वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। देखिए विमान जो है यहाँ से उड़ना शुरू किया है और यहाँ तक कर उड़कर आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 100 किलोमीटर दिया हुआ है। और नीचे देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका देखिए तो 300 किलोमीटर दिया हुआ है। यानी कि ये वाला भी आपका कितना बनेगा, 300 किलोमीटर बनेगा। और इधर आपका 100 किलोमीटर है तो 300 प्लस 100 करेंगे तो 300 प्लस 100 आपका 400 किलोमीटर बनता है। 400 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। और ध्यान से देखिएगा तो कौन सा दिशा में, तो आपका ए वाला दिशा में विमान देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है और अभी आपका ए वाला दिशा में है। ए वाला दिशा आपका पश्चिम दिशा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर बनता है, 400 किलोमीटर पश्चिम। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहे यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है यदि वर्षा को जल कहते हैं, यानी कि इस वाले प्रश्न में वर्षा को जल कहा जाता है, जल को वायु कहा जाता है, वायु को बादल कहा जाता है, बादल को आकाश कहा जाता है, आकाश को समुद्र कहा जाता है और समुद्र को सड़क कहा जाता है। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ती हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो हवाई जहाज जो है वो आपका आकाश में उड़ता है। इस वाले प्रश्न में देखिएगा आकाश को क्या कहा जाता है, तो आकाश को जो है वो समुद्र कहा जाता है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार हवाई जहाज जो है वो आपके समुद्र में उड़ेगा। समुद्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका बी है, बी के आगे जी है, इसके आगे एन है, इसके आगे आपका डब्ल्यू है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ये जो अक्षर श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो बी से आपका जी लिखा हुआ है। अगर बी को आप लोग ABCD के क्रम के अनुसार देखिएगा तो दूसरे नंबर पर होता है और जी आपका 7वें नंबर पर, यहाँ पर +5 बनता है। आगे देखिएगा तो जी से आपका एन है, जी आपका 7वें नंबर पर होता है और एन आपका 14वें नंबर पर फिर से आपका +7 है। आगे देखिएगा एन से आपका डब्ल्यू है, एन आपका 14वें पर होता है, डब्ल्यू जो है ये आपका 23वें पर होता है, यहाँ पर आपका +9 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +5 है, +7 है, +9 है, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। तो अगला अंतर जो है वो आपका +11 का हो जाएगा। W +11 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा ABCD में जो है वो आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है फिर से आपका ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग W +11 करेंगे तो ये आपका H बनेगा। H आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है,
लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तदनुसार सबसे गरीब कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ज़्यादा गरीब कौन बनता है, सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है। एक्स जो है डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, यानी कि एक्स और डब्ल्यू में गरीब ज़्यादा कौन है, तो एक्स जो है वो डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, यानी कि एक्स जो है वो डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, यानी कि ये दोनों में ज़्यादा गरीब आपका एक्स बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, लेकिन बी जितना नहीं है, यानी कि एक्स जो है वो बी जितना गरीब नहीं है, यानी कि एक्स और बी में ज़्यादा गरीब आपका बी बनता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, यानी कि सी जो है एक्स जितना गरीब नहीं है, यानी कि सी और एक्स में ज़्यादा गरीब कौन है, सी और एक्स में जो ज़्यादा गरीब है वो आपका एक्स बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है तदनुसार सबसे गरीब कौन है। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो आपका बी बनता है। बी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।